अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुआहिदे की जिसे 6 दहाइयों तक जनूबी एशिया में अमन, बका और इस्तेहकाम की ज़मानत समझा गया, मगर अब उसी मुआहिदे को भारत ने सियासी हठधर्मी और आबी जारियत की भेंट चढ़ा दिया। आलमी महाज पर पाकिस्तान के हक में एक और गवाही आ गई है। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने एक तफसीली रिपोर्ट में खबरदार किया है कि सिंतास मुआहिदे की मौतली न सिर्फ खित्ते में कशीदगी बढ़ाएगी बल्कि पानी को हथियार बनाने की भारतीय सोच जनूबी एशिया को एक बड़े इंसानी बहरान की तरफ धकेल सकती है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत का दुलसी स्टेज 2 मंसूबा सिंतास मुआहिदे की रूह के मनाफी है और आबी डाटा रोकना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। द नेशनल इंटरेस्ट वाज़ेह लिखता है कि पानी को स्ट्रैटेजिक हथियार बनाना आलमी अदालतों में नाकाबिले कबूल है और यही वो नुक्ता है जहां भारत आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब हुआ है। सिंतास दरअसल वो तारीखी मुआहिदा है जो सितंबर 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आलमी बैंक की सालसी में तय पाया। 9 बरस की तवील मुज़ाकरात के बाद होने वाले इस मुआहिदे को दुनिया के कामयाब तरीन आबी मुआहिदों में शुमार किया जाता रहा। इस मुआहिदे के तहत 3 मशरकी दरिया रावी, बयास और सतलज भारत के हिस्से में आए, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, चनाब और जेहलम पाकिस्तान को दिए गए, जिनके तकरीबन 80% पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया। मुआहिदे में यह भी वाज़ेह किया गया कि भारत मगरबी दरियाओं पर पानी जखीरा नहीं कर सकता, ना ही बहाव रोकने का इख्तियार रखता है। वो सिर्फ महदूद सतह पर बिजली पैदा कर सकता है, वो भी सख्त शराइत के साथ। इस मुआहिदे की जमानत आलमी बैंक ने दी, जबकि बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने भी इसकी तकवीयत में किरदार अदा किया। इस मुआहिदे के तहत मुस्तकिल इंडस कमीशन कायम किया गया ताकि किसी भी मुतनाज़ मंसूबे को मुज़ाकरात से हल किया जा सके और तनाज़े की शक्ल में मुआहिदा माहिरीन या सालसी अदालत से रुजू किया जाए, यानी यकतरफा फैसले की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी गई। लेकिन भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान पर आबी दबाव डालने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर सालसी अदालत से रुजू किया और 28 जून 2025 को हैग में कायम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया। अब अमरीकी जरीदा भी मानता है कि भारत का पानी को हथियार बनाना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंतास मुआहिदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी जमानत है और मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को देना भारत की कानूनी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं। अब सवाल यह है कि भारतीय आबी जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं। इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मेहर अली शाह साहब, जो कि पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स हैं। बहुत शुक्रिया मैं साहब आपके वक्त का। मैं सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर इस खबर के अंदर भी जिक्र किया गया और बारहा पाकिस्तान भी कहता रहा है कि भारत आबी दहशतगर्दी कर रहा है और पूरी दुनिया उसको देख भी रही है, उस पर बात भी कर रही है। अब ये जो दुलहस्ती स्टेज पावर प्रोजेक्ट है, सेकंड स्टेज है जिसकी, इस पर स्पिलवे और पॉन्डेज कैपेसिटी के हवाले से पाकिस्तान के एतराज़ात हैं भारत के साथ। भारत किस तरह इसके अंदर भी इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और किस तरह पाकिस्तान को इसका नुकसान हो रहा है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है दुलहस्ती के हवाले से, इसमें जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है वो वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर एज ए रूल पाकिस्तान को ये राइट देती है कि पाकिस्तान वेस्टर्न रिवर्स का जो पानी है वो उसको अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में यूज़ कर सकता है। देयरफॉर ये ऑब्लिगेशन है इंडिया की अंडर द इंडस वाटर्स ट्रीटी कि वो वेस्टर्न रिवर्स के पानी को के बहाव के अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं लेके आएगा। अब इस रूल के साथ कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं जिनके तहत इंडिया को वेस्टर्न रिवर्स जिनके अंदर इंडस, झेलम और चनाब आते हैं, तो ये इनके ऊपर कुछ सर्टेन यूजेस भी जो हैं वो अलाउ किए गए इंडिया को। और वो जो यूजेस हैं वो क्वालिफाइड हैं, यानी उन यूजेस के ऊपर इस किस्म की सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऐड की गई हैं इंडस वाटर्स ट्रीटी में, जिसको दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया है, जो कि बेसिकली इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि इन रिवर्स के नेचुरल पैटर्न ऑफ फ्लो के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट वेरिएशंस नहीं आएंगी। देयरफॉर वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर इंडिया बनाना चाहता है तो उसमें इंडिया की कुछ ड्यूटीज़ हैं अंडर द ट्रीटी जिनको उसने पहले फुलफ़िल करना है, और वो ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करेगा और पाकिस्तान देखेगा और अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि इंडिया ने ट्रीटी के अंदर की गई डिफाइंड की गई ड्यूटीज़ को फुलफ़िल किया या नहीं किया। तो देयरफॉर दुलहस्ती भी एक जो है वो वन ऑफ द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर वो प्रोविजंस ट्रीटी की उसी तरह से अप्लाई होती हैं जो कि किसी भी वेस्टर्न रिवर्स के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे लगती हैं। और इस पे जो ड्रॉ डाउन फ्लशिंग है और जो इनटेक लेवल है, इसका इख्तियार किसके पास है?
अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ। ड्रॉ डाउन फ्लशिंग को पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि ड्रॉ डाउन फ्लशिंग क्या होती है। ड्रॉ डाउन फ्लशिंग एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब ये है कि आपके रेजर्वायर्स के अंदर जो सिल्ट आपकी डिपॉजिट होती है ओवर द ईयर्स, तो उस सिल्ट को रिमूव करने के लिए एक टेक्निक है जिसको कहते हैं ड्रॉ डाउन फ्लशिंग। यानी ड्रॉ डाउन से मुराद है कि आपके पास रेजर्वायर में जो पानी भरा हुआ है उसको आप अपने स्पिलवेज के गेट को खोल के आप उसको जो है वो फ्लश करते हैं। अब स्पिलवेज के गेट को खोलना जो है वो ट्रीटी के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर बनाए गए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे प्रोहिबिटेड है, यानी उसकी ममानियत है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अदरवाइज जहाँ पे कोई इस किस्म की रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स या ट्रीटी की रिस्ट्रिक्शंस ना हो वहाँ पे इसको कंसीडर किया जा सकता है। और दुनिया के अंदर अदरवाइज भी ड्रॉ डाउन फ्लशिंग के अपने काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो जहाँ पे ट्रीटी की रेगुलेशंस नहीं है वहाँ पे कंट्रीज़ ने, लाइक यूएस के अंदर भी बहुत सी ऐसी रेगुलेशंस हैं जहाँ पे ड्रॉ डाउन फ्लशिंग की जो है वो एडवर्स इम्पैक्ट्स को सामने रखते हुए इसको जो है वो रोका गया। अब ट्रीटी क्योंकि ड्रॉ डाउन फ्लशिंग को जो है वो प्रोहिबिट करती है और इसको मना करती है, और उसकी रीज़न वही है कि ड्रॉ डाउन फ्लशिंग करेंगे तो आप एक मरतबा अपने डैम के भरे हुए पानी को खाली करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाला पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा हो जाएगा मामूल से। और फिर जब आपका डैम खाली हो जाएगा तो आप उसको रीफ़िल करेंगे। रीफ़िल करने के लिए जब आप उसके गेट्स बंद करेंगे तो पाकिस्तान में आने वाले पानी के बहाव में कमी होगी उस वक्त तक जब तक कि वो डैम भर नहीं जाता। देयरफॉर ये पानी के नेचुरल पैटर्न के अंदर एक वेरिएशन आएगी जो कि ज़ाहिर है नेचुरल नहीं होगी, वो मैन मेड होगी। लिहाजा ट्रीटी उसको रोकती है और ये एक अनसर्टेनिटी कॉज करती है फॉर द डाउनस्ट्रीम राइपेरियन जो कि पाकिस्तान है अपना ये इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा, इस मुआहदे के तहत एक बुनियादी तौर पर एक चीज़ ये कि डेली फ्लो डाटा, रिजर्वायर का जो डाटा है लेवल का वो भी, और फ्लड डाटा भी भारत को फराहम करना होता है। क्या भारत इसको फराहम करता है या ओवर द टाइम इसमें कमी कर दी गई है, और फिर उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या होता है? देखें, ये ट्रीटी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस इंडिया के ऊपर लगाती है जो कि पाकिस्तान के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। उसके अंदर डाटा एक्सचेंज जो है वो वन ऑफ द ऑब्लिगेशंस है इंडिया की अंडर आर्टिकल 6 स्पेसिफिकली। और इसके अलावा जो है वो अपेंडिक्स 2 ऑफ एनेक्सर डी के तहत भी इंडिया ने नए प्रोजेक्ट्स का डाटा देना होता है। तो जहाँ तक फ्लोज के डाटा की बात है, जहाँ तक फ्लड्स के डाटा की बात है जो कि आर्टिकल 4 के अंदर कवर होता है, तो वो अभी आपके इल्म में है कि इंडिया ने गुज़श्ता साल 24 अप्रैल को, 23 अप्रैल को इनफैक्ट ट्रीटी को अनाउंस किया था कि ट्रीटी विल बी हेल्ड इन अबेंस। तो देयरफॉर जब उन्होंने ट्रीटी अबेंस में की तो उनकी तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है। जबकि कोऑपरेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि उनकी तरफ से जो ऑब्लिगेशंस हैं वो नहीं फुलफिल की जा रही, इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ द फ्लड इंफॉर्मेशन एज वेल एज द डिस्चार्ज डेटा अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। और हैक की जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने 28 जून 2025 को पाकिस्तान के हक में फैसला दिया था, तो उसकी बाइंडिंग इंडिया पर क्या है, और अगर नहीं वो फुलफिल करता डाटा के हवाले से और दीगर तमाम मामलात के हवाले से, तो चॉइस क्या हमारे पास? देखिए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के डिसीजंस तो इस वक्त पब्लिक डोमेन में हैं, जो कि ट्रीटी के फ्रेमवर्क के तहत फाइनल भी हैं और बाइंडिंग भी हैं दोनों कंट्रीज़ के ऊपर। नाउ वेदर इंडिया लाइक्स इट और नॉट, ये एक डिसीजन आ चुका है और ये डिसीजन इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क के तहत इंडिया पे बाइंडिंग है। वाई? बिकॉज एक तो ट्रीटी ये कहती है कि बाइंडिंग है, और दूसरा इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 12 पैराग्राफ 4 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी ये कहता है बड़ी क्लियर टर्म्स में, जिसको इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, कि ये ट्रीटी यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे मुअत्तल या सस्पेंड या एब्रोगेट नहीं की जा सकती, या कोई भी एक फरीक दो में से इसमें से वॉक अवे नहीं कर सकता। तो देयरफॉर ये ट्रीटी जो है वो इन्फोर्स है और वो डिसीजन इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है। अब जब इंडिया बीइंग वन ऑफ द टू पार्टीज टू द ट्रीटी इन सब्सटेंटिव मैनर अगर कोऑपरेट नहीं करता और एक यूनिलैटरल डिसीजन करके अपने तौर पे वो अनाउंस करता है जिसकी कोई लीगल बेसिस नहीं, और पाकिस्तान उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि वो ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है, तो नेचुरली फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास बीइंग वन ऑफ द यूएन मेंबर स्टेट्स, यूएन का फोरम अवेलेबल है जिसके अंदर हमारे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने उसको टाइम टू टाइम जो है वो इमीडिएटली आफ्टर द अनाउंसमेंट फ्रॉम द इंडियन साइड टू होल्ड द ट्रीटी इन अबेंस उसको रेज किया है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। ये जो हैं वो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी इटसेल्फ एक ऑप्शन है। ये बात कतई तौर पे वाज़ेह रहनी चाहिए कि ये इंडस वाटर ट्रीटी फुल्ली इन्फोर्स है किसी एक फरीक के कहने से। अब आप इसकी ये मैनिफेस्टेशन देखें कि अभी
यूएन के स्पेशल रैपर्टियर्स की रिपोर्ट एक आई है, अक्टूबर की कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो इंडिया के यूनिलैटरल डिसीजन को सख्त जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद अभी ये रिसेंटली द नेशनल इंटरेस्ट, जो कि एक वो यूएस बेस्ड जर्नल है, बाई मंथली जो है वो शाया होता है, तो वो जो है वो भी वहाँ पे भी ये इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि ये इंडिया की तरफ से जो यूनिलैटरल डिसीजन है ये जो है वो दुरुस्त नहीं। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक से पता। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कराची से एक तशवीशनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया है। कराची पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज़ायद बच्चों से जिनसी ज्यादती में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में मरकजी मुल्जिम इमरान और उसका साथी वक्कास खान शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 से 2025 के दौरान ऐसे 7 मुकदमात मुख्तलिफ जिलों में रिपोर्ट हुए। तफ्तीश के दौरान इन तमाम मुकदमात में एक ही शख्स का डीएनए सामने आया, जिससे यह बात वाज़ेह हुई कि यह वाकयात एक मुनज़्ज़म अंदाज से किए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक एक मुकदमे में यह भी सामने आया कि एक बच्चे को 2 से ज़ायद अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। यह एक निहायत संगीन पहलू है जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम में मौजूद कमजोरियों की निशानदही करता है। तफ्तीश 6 जनवरी को शुरू की गई और पुलिस टीम ने 11 दिन के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात में मुल्जिमान ने 6 साल के दौरान दर्जनों बच्चों से ज्यादती का एतराफ़ किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी है। इस केस में अब तक सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए हैं जो इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं, और ऐसे मामलात में खामोश मुतासरीन की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। यह कोई पहला मौका नहीं कि मुल्क में बच्चों के खिलाफ ऐसे संगीन जराइम सामने आए हों। लाहौर में 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल की खबर ने आलमी तवज्जो हासिल की, जबकि इसी तरह कसूर में बच्चों से जिनसी ज्यादती और वीडियो स्कैंडल 2015 में एक बड़े साने के तौर पर सामने आया, जहां एक ही इलाके के 280 से 300 बच्चों से ज्यादती की वीडियोस बनाई गई। इस मामले पर अवामी एहतजाज हुआ, पुलिस कार्रवाइयां भी हुई, लेकिन शवाहिद कमजोर होने के बायस तमाम मुल्जिमान अदालत से बरी हो गए। यही वो नुक्ता है जहां मुआशरे और निज़ाम इंसाफ के लिए संजीदा सवालात जन्म लेते हैं। कराची में हालिया गिरफ्तारी अहम पेशरफ्त है, मगर माजी के तजर्बात का तकाजा है कि तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन और अदालती अमल को मजबूत बनाया जाए ताकि मुतासिरीन को हकीकी इंसाफ मिल सके। अभी इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए उस्मान सदोई साहब SSP इन्वेस्टिगेशन कराची हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त का। उस्मान साहब, एक तो सबसे बड़ी बात कि 11 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व किया गया, ये काबिल तारीफ है। वो क्या ऐसा पॉइंट था, वो ब्रेक थ्रू था जिस पर ये तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई और फिर मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया गया? ब्रेक थ्रू जो है ना वो यही नोटिफिकेशन था जो कि एडिशनल आई साहब सरआजाद खान की तरफ से किया गया, और वो इस बेसिस पे किया गया कि एक लैब से एक डीएनए की रिपोर्ट उनको भेजवाई गई और उसमें बताया गया कि 2020 से लेकर 2025 तक कोई 7 चाइल्ड अब्यूज के केसेस हैं और उन 7 केसेस में जो डीएनए है वो एक ही पर्सन का है। तो ये दिस ऑल ट्रिगर्ड दिस JIT, और फिर हमने मजीद उस पर काम किया, तमाम IOs को बुलाया गया, तो बाद में हमें पता लगा कि इसका पैटर्न भी एक सेम है। ये 6 साल से ये फेल सर अंजाम दे रहा है, लेकिन ये शाम को 6 से 12 बजे करता है ये काम, और वीकेंड्स पे करता है, और फिर बाइक पे बच्चे को लेके जाता है और मलीज नदी की तरफ लेके जाता है। तो ये सारे जो सर्कमस्टांसेस थे और जो एविडेंस था, वीडियो फेंसिंग थी, डिजिटल एविडेंस था, ह्यूमन इंटेल थी, ये सारे अफसरान की मेहनत से फिर हम इस केस में इन दोनों को अरेस्ट करने में कामयाब हो गए। उसमें एक मेन अक्यूज्ड है और एक को अक्यूज्ड है। और क्या उन दोनों के अलावा भी कुछ लोगों को ज़ेर हिरासत रखा गया है, सहूलतकार हों या मुआवन हों, उस हवाले से भी तफ्तीश जारी है? देखिए, जो इमरान है ना, ये मेन हमारा मुस्लिम है, मोस्टली केसेस में ये इन्वॉल्व है, और ये आइसोलेशन में ही मोस्टली ऑपरेट करता था, और कभी कभी इसके साथ वकास भी होता था। तो इनके अलावा हमें अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि कोई गैंग इनके पीछे है या कोई और इनके कोई फैसिलिटेटर्स हैं। और ये भी बताइएगा कि अब तक कितने जो है वो वालिदैन या बच्चे सामने आए हैं जिन्होंने मुल्जिमान की शनाख्त की हो या इस हवाले से कंप्लेंट रजिस्टर कराई हो? तकरीबन कंप्लेंट तो 8 के करीब लोगों ने करवाई है, इसके खिलाफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है FIR, और उसमें 3 से 4 अब हो गए हैं बच्चे जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई भी किया है इसको कि ही इज द कल्प्रेट। और ये 4 बच्चे आइसोलेटेड हैं, मतलब है डिफरेंट केसेस में हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के केसेस में हैं, डिफरेंट टाइम लाइन पे हैं।
और ये भी फरमाइएगा कि अदालती तौर पर इस चीज़ को और इस तमाम सिनेरियो में जो सबूत पेश करने हैं, अब उसके हवाले से कौन कौन से सबूत सामने आए? क्योंकि माजी में हमने पंजाब में कसूर में एक वाक़या देखा था जिसमें तकरीबन 8 लोग बाद में रिहा हो गए थे। तो इस दफ़ा इस केस को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से केसेस सबूत सामने आए हैं? देखें, एक तो 4 जो आई विटनेस हैं बच्चे जिनके साथ ये ज्यादती हुई है ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, उनमें से लड़कों ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है। दूसरा ये है कि इसको पकड़ा ही तब गया जब ये एक और बच्चे के साथ इस तरह का काम सर अंजाम देने जा रहा था, उसकी भी FIR हुई है। तीसरा इसमें यह है कि इसने ये जो बाइक इस्तेमाल करता था, एक बच्चे को ऑलरेडी इसकी बाइक का नंबर याद था, वो भी चोरीशुदा बाइक थी, वो भी हमने रिकवर की है। इसके अलावा DNA हमने इसका लेके वो भी लैब में भेज दिया है ताकि ये वी आर क्वाइट होपफुल कि ये मैच हो जाएगा उन 7 केसेस से जो कि पहले हो चुके हैं। तो ये सारा एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ के सामने प्रेजेंट किया जाएगा एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इसको कन्विक्शन मिलेगी। और उस्मान साहब, ये इतना टाइम क्यों लगा इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए? इतनी देर बाद ये निशानदही क्यों हुई? क्या पहले कोई कंप्लेनेंट नहीं था या कार्रवाई नहीं की गई थी? देखें, कंप्लेनेंट मौजूद थे लेकिन केसेस आइसोलेशन में काम हो रहा था। हर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आपको पता है कराची में पुलिस के 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट में केसेस रिपोर्ट हुए थे और ये आइसोलेशन में इनके ऊपर काम हो रहा था, जिसकी वजह से ये प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। जब DNA मैच हुआ तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का तो एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हेल्पफुल हो गया केस। और सारे IOs ने, सारे डिस्ट्रिक्ट SPs ने इन्वेस्टिगेशन के, इस CIA ने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। मिल बैठ के आप समझेंगे एक जो कलेक्टिव विजडम था उसकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली है। और जो कंप्लेनेंट सामने आए इस तमाम तो सूरत हाल में बच्चे या उनके वालिदैन, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई इक़दाम किए गए? अब बिल्कुल, हमने उनकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं की, ना ही उनका नाम बताया गया है मीडिया के सामने, ना ही उनके कोई चेहरे दिखाए गए हैं। हम पूरी तरह उनको जितना हमसे हो सकता है हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बाकी भी लोगों से अपील है, क्योंकि इसका पैटर्न जो है ना वो बड़ा खतरनाक है और जो ड्यूरेशन 6 साल है ये बहुत ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि अगर किसी और के साथ भी इस तरह का वाकया हुआ है तो वो सामने आए ताकि पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करने में मदद हासिल हो। ठीक है, हमारे साथ उस्मान सदुज़ई साहब मौजूद थे। इसी तमाम तो सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे नुमाइंदे औरंगज़ेब जब्बार भी हमारे साथ मौजूद हैं और जबरान नासिर साहब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जबरान नासिर साहब आपका और औरंगज़ेब आपका भी। जबरान नासिर साहब, अब कराची के अंदर ये जो बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था और फिर ये होता रहा, फिर कहीं कंप्लेनेंट्स आए, उनको जोड़ा गया और फिर उस पर कार्रवाई हुई। आप क्या समझते हैं इतनी ताख़ीर क्यों होती है इस तरह के केसेस के हवाले से? जब इस कदर जुल्म हो रहा हो और फौरी एक्शन लेने वाले मामलात हों तो इतनी ताख़ीर क्यों होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अखबार में जो खबर आई थी उसमें तो कहा गया था कि ये जो 7 केसेस पिछले 5-6 साल में रजिस्टर हुए हैं, इन सब केसेस में जो बच्चों के ऊपर DNA पाया गया, यानी कि उनके कपड़ों के ऊपर या उनके जिस्म से कोई स्पर्म या ब्लड या हेयर सैंपल इकट्ठा किया होगा उस इंसान का जिसको वो एलिज कर रहे हैं कि उन्होंने अब्यूज किया, वो इस इमरान नामी शख्स से मैच कर गया है। मगर अभी जब आपकी बात हुई, मैंने सुनी सदुज़ई साहब से, तो वो कह रहे हैं कि DNA के लिए गया हुआ है और हमें उम्मीद है कि मैच कर जाएगा। तो ये बड़ी ज़रा तशवीशनाक बात है, क्योंकि जब तक DNA की रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, ये एलिज करना कि ये एक ही इंसान है जो 5-6 साल से इंसानों केसेस में मुलव्विस है, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि ये अलग अलग अजला के अंदर केसेस हुए हैं, यानी कि ये ऑल ओवर कराची डिफरेंट मकामात पे क्राइम हो रहा था। तो जस्ट टू अज्यूम कि यही की बंदा पूरे कराची में क्राइम कर रहा था, ये भी कबल अज़ वक्त है। फिर इन्होंने एक बात की है कि जी पहचान लिया है, शनाख्त कर लिया है 3 से 4 बच्चों ने अपने इस अटैकर को कि ये इमरान ही था। तो मेरे ख्याल में वो काबिल कबूल आइडेंटिफिकेशन तब होती है जब वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कोई आइडेंटिटी परेड हो। अगर पुलिस की कस्टडी के अंदर पुलिस ने कहा है दिखा के कि भाई यही बंदा है, इसको पहचानो, और उन्होंने कहा है कि हाँ यही बंदा है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है अनटिल एंड अनलेस DNA मैच कर जाए। तो मेरे ख्याल में जो खबर आई थी वो तो ये थी कि सब कुछ हो चुका है, मगर जो अभी पुलिस आपसे बात कर रही है वो तो अभी केस के अंदर मजीद काफी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। अभी तक तो DNA से साबित भी नहीं कर सके कि ये वही इंसान है कि नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी ताखीर का सवाल है, मैं कैसे बयान करूं, जो कि हमें तो ये भी नहीं पता कि इस केस के अंदर भी ये कामयाबी हतमी है अभी कि नहीं इस स्टेज के ऊपर। जबरान नासिर साहब,
एक तो चीज़ हमने देखा कि माजी में भी इस किस्म के वाक़यात हुए। मैं अभी उस्मान साहब से भी यही बात कर रहा था, कसूर में एक वाक़या हुआ था, पर आपने देखा कि उसमें भी मुल्ज़िमान जो है वो रिहा हो गए। क्या वजह है? एविडेंस उस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या वो केस का बिल्डअप उस तरह नहीं होता कि मुल्ज़िमान छूट जाते हैं? और ये वो केसेस है जिसमें हमें टेस्ट केस के तौर पर लेना होता है और निशान इबरत बनाना होता है लोगों को। तो देखिए, निशान इबरत या टेस्ट केस जो है ना, वो होता है अक्यूज्ड की कैपेसिटी को देख के, उसके वसाइल को देख के, उसकी सोशल और पॉलिटिकल और लीगल स्टैंडिंग को देख के। यहाँ जो बताया जा रहा है, मुलजिम वो एक ठिया चलाता है पंचर लगाने का मोटरसाइकिलों का, तो यानी कि अपनी प्रोफाइल से वो गरीब आदमी है, कोई सियासी तौर पे इतना कनेक्टेड भी नजर नहीं आ रहा। तो इसको तो हो सकता है कि अगर कोई डीएनए मैच कर जाए या पॉजिटिव टेस्टिमनी भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर रही हो किसी विक्टिम की, तो इसको सजा हो जाए। टेस्ट केसेस वो होते हैं जहां जुल्म करने वाला या तो कोई खुद बड़ा जागीरदार, वडेरा, सियासतदान या कोई आर्मी से ताल्लुक रखने वाला साबिक या हाजिर सर्विस होता है, या वो अगर वो खुद किसी छोटे लेवल पे भी है तो वो किसी ऐसे गैंग से जुड़ा हुआ है। जैसे कसूर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है। अब वो वहां के सिर्फ गुरबा या आम लोग तो नहीं कर रहे, उस सर्कल के अंदर वो फाइनेंसिंग जो हो रही है, जो पैसा आ रहा है जा रहा है, वहां की ऐसी शख्सियात भी जिनका सियासी या दूसरे तरीके से कोई असर रसूख होगा, वो भी मुलव्वस होंगी। तो टेस्ट केसेस तो वो होते हैं जब आपको पता है कि अक्यूज की प्रोफाइल बहुत बड़ी है और उस पर हाथ डालना मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली वो सारे टेस्ट केसेस तो हम फेल कर जाते हैं। इसमें चूंकि ये ठिया चलाता है पंचर चलाने का, तो उम्मीद की जा सकती है कि इसको सजा मिल जाएगी इसके जुर्म की, अगर ये वाकई में मुलव्वस है। ठीक है, हमारे रिपोर्टर औरंगजेब जब्बार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा तफसीलात जान लेते हैं। औरंगजेब, बताइएगा, आपने इस एरिया का विजिट भी किया, वहाँ पर लोगों से बातचीत भी की, वहाँ पर लोग क्या कहते हैं? मुतासरीन मुख्तलिफ जगह पर हैं, यकीनी तौर पर आप जहाँ जहाँ पर गए वहाँ पर लोगों का क्या कहना था और अब तक की हकायक क्या सामने आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, कराची में एक और शर्मनाक जो स्कैंडल है वो सामने आया है, और बच्चों से बदफेली के जो मामलात हैं उसमें जो है वो मुलविस होने पे 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इमरान और वकास शामिल हैं। इन दोनों में से जो इमरान नामी मुल्जिम है वो मरकज़ी मुल्जिम जो है वो पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है, क्योंकि 2020 से लेकर 2025 के दौरान 7 जो है वो ऐसे मुकदमात जो कि बच्चों के साथ जो है वो बदफेली से मुतालिक दर्ज किए गए थे, उनका जब डीएनए कराया गया तो 7 की में जो है वो एक ही शख्स का डीएनए पाया गया, जिस पे जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, और इस टीम ने जो है वो डीएनए की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार किया। और जब मुल्जिम को गिरफ्तार किया तो उसके साथ जो है वो उसका साथी वकास भी मौजूद था। उसके बाद जो है वो ये तमाम केसेस में जब बच्चे जो कि मुतासरा थे 7 केसेस में, उनसे जब बच्चों से इन मुल्जिमान की शनाख्त की गई तो तमाम केसेस में जो है वो इनको जो है वो मुल्जिमान को शनाख्त किया गया बच्चों की तरफ से। और अब ये बताया जा रहा है कि ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट बल्कि जो है वो मलीर और कोरंगी में भी जो है वो इन्होंने कई ऐसे बच्चों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया है जो कि इनके मुतासरा हैं। लिहाजा अब जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुतासरा बच्चे हैं उनको जमा किया जाए। ठीक है, यानी और भी जो मुतासरा बच्चे हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। औरंगजेब जब्बार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जबरान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उस्मान सदोज़ई साहब SSP इन्वेस्टिगेशन कराची ईस्ट हमारे साथ मौजूद थे। तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि अब घरों में टैंकर से नहीं नलकों से पानी आएगा। ये खुशखबरी किसी और ने नहीं बल्कि खुद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सुनाई। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कराची का सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। अपने बयान में मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि कराची से टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। अब शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर लाइनों के जरिए फराहम करने का बंदोबस्त किया जाएगा। मुझे स्ट्रेटेजी बना के दें कि कराची से पानी है उसकी मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। तो मैंने कहा जो पानी का पूल है उसकी एक मुनसिफाना तकसीम की आप स्ट्रेटेजी बनाएं, और स्ट्रेटेजी बना के मुझे बताएं कि अगर हाइड्रेंट सर्विस हम बंद कर देते हैं, इसको एक्सटेंशन नहीं देते, तो किस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में पानी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। सरकारी आदाद शुमार पर नजर डालें तो कराची को रोजाना 1200 से 1300 मिलियन गैलन पानी दरकार है, जिसमें से तकरीबन 550 मिलियन गैलन केंजर झील और 100 मिलियन गैलन पानी हब डैम से मिलता है। लेकिन सितम यह है कि कराची को 40% से भी कम पानी मिल पाता है, जबकि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर फर्द की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए रोजाना कम अज कम 50 से 100 लीटर पानी दरकार है।
तो आखिर यहां मसला क्या है? ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया के बड़े शहरों में शामिल कराची में लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी ही मुयस्सर ना हो? कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुताबिक इस पानी का 42% यानी तकरीबन 235 मिलियन गैलन पानी सार्फिन तक पहुंचने से पहले ही या तो जाया हो जाता है या चोरी हो जाता है और फिर घरों तक टैंकरों के जरिए पानी पहुंचता है। कराची में एक पानी का टैंकर अमूमन 9,000 से 18,000 रुपए के दरमियान मिलता है, जिसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि आप शहर के किस हिस्से में रहते हैं, साल का कौन सा वक्त है और पानी की जरूरत कितनी शदीद है। पानी के टैंकर इब्तदा में आर्जी हल के तौर पर मुतारिफ कराए गए, मगर वक्त के साथ साथ ये आर्जी बंदोबस्त एक बाकायदा और ताकतवर माफिया बनकर खड़ा हो गया। मोहतात अंदाजों के मुताबिक कराची में 10,000 से ज्यादा पानी के टैंकर काम कर रहे हैं, जो रोजाना तकरीबन 50,000 चक्कर लगाते हैं और चोरी का पानी सालाना अरबों में बेचते हैं। ये मसला कितना संगीन है अंदाजा इस बात से कर लें कि सिंध पर हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी की कयादत के घर भी पानी इसी टैंकर के जरिए पहुंचता है। इसका एतराफ खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कर चुके हैं। इस शहर में आप मुंतखब हो, आप डिफेंस का पॉश इलाके से मुंतखब हो या आप सेंट्रल कराची से मुंतखब हो, हर शहरी का एक ही मुतालबा है कि हमें पानी दो। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूँ, वजीर आजम साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, खरीदता हूँ। जब हुकूमती सरबराहान टैंकर से पानी खरीदने का एतराफ़ कर रहे हैं तो फिर सवाल यह है कि मुर्तज़ा वहाब कैसे कराची वालों को नलकों के जरिए पानी घर पहुंचाने के दावे कर रहे हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। सलमान साहब, मेयर कराची साहब का बयान अभी आपने भी सुना होगा, हमने जो चलाया, और ये बात जो है वो डिस्कस भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि हाइड्रेंट्स का वक्त वो कहते हैं कि ख़त्म हो गया है और घरों में पानी देंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? इसका रोड मैप क्या है? टाइमलाइन को डिसाइड की गई? के दरमियान वक्त की मुलाकात भी हुई है और उस पर ने शहर भर में पानी की प्राइमी और निकास आपको जदीद तरीके से मौसर और मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तवार करने के लिए वक्त की सरगर्म अमल है। तो कराची दुनिया के सबसे बड़े मेट्रोपोल शहर में शामिल है, जहां आबादी में तैयारी और से इजाफा और रहा है। ताम बदकिस्मती से दस्तयाब आबी वसाइल की कमी के वजह से इस वक्त कराची को योमिया 1200 मिलियन गैलन दरकार है, जबकि वाटर कारपोरेशन के पानी दरकार है, जबकि वाटर कारपोरेशन के निज़ाम के तहत सिर्फ 650 मिलियन गैलन पानी दाबीजी पंपिंग स्टेशन से योमिया कराची को मिल रहा है। इस सिलसिले में तो हमने काफ़ी कोशिश की है और इसमें आपको पता है कि दाबीजी कराची लाइन को 60 साल बाद दोबारा चेंज किया गया। जो पुरानी लाइन थी वो डैमेज हो चुकी थी और टूट कभी डैमेज होती तो उनको बनाने में 3 से 4 दिन लगते थे। तो इस हवाले से हमने कई नई पाइपलाइन वहाँ पे डाल दी है और वो भी इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद रीआर्गुमेंटेशन का काम है K4 का, जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फंडेड है फुल, उस पर भी काम कंप्लीट के मराइल में। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ अरसे के लिए बंद था, मगर उसको दोबारा स्टार्ट कर लिया गया। इसी तरह हमने अब केनाल, जो नई केनाल बनाई 100 MDD पानी डेली बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए आ रहा है। जो पुरानी केनाल थी उसमें 50 MDD डेली बेसिस पर पानी आता था और 50% डेली जाया होता था। तो इसको बेहतर करने के लिए हमने बहुत से ये स्कीमें दी हैं। तो इस तरह K4 का जो स्कीम है, K4 कराची के वाटर सप्लाई स्कीम है, जो 650 मिलियन डेली बेसिस पर कराची को वाटर सप्लाई के लिए मौसर होगी। तो इसमें ये कि इस पर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और K4 इंशाल्लाह ताला इस साल दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और इस पर मजीद काम कर रहे हैं। और वाटर, जैसे कि आपको पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कराची की आवाम से ये यकीन दयानी कराई है कि जैसी हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वैसे यकीन दहानियां तो सलमान साहब बहुत होती हैं और K4 वाला तो लॉलीपॉप बार बार दिया जाता है कराची की आवाम को। आप खुद अंदाजा लगाएंगे 25 अरब वाला प्रोजेक्ट तकरीबन 243 अरब तक पहुंचा, जिम्मेदार कौन? इसका फैसला नहीं हो पाता। फिर एक मेगा प्रोजेक्ट जो 11 साल तक कंप्लीट ना हो सका, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, ये वफाक की फंडेड प्रोजेक्ट है और वफाक ने फंडेड डिले होने की वजह से कोताही का शिकार हुआ था, तो इसलिए डिले हुआ था। आपको याद होगा कि जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गई, दोबारा शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बने, तो फर्स्ट टाइम कराची में आए वजीर लाहौर
तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको वहीं पर सीएम हाउस में कहा कि जिस स्पीड की शहबाज स्पीड की तरह दूसरे सूबों में काम कर रहे हैं, हमारा मुतालबा सबसे पहले है कि K4 का जो प्रोजेक्ट है तातुल का शिकार है, इसको भी इसी स्पीड के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। तो बहरहाल उस कैब भी अब में आवाज उठाते रहे, सिंध हुकूमत आवाज उठाते रहे और तमाम लोग आवाजें उठाते रहे, मगर इस पर बजट, और आपको याद होगा कि वापडा के चेयरमैन ने भी रिक्वेजिशन भेजी थी वफाक को कि 14 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के लिए दरकार है, मगर उन्होंने 3 से 3.5 अरब रुपए जारी किए। उसके बाद वापडा के चेयरमैन ने भी रिजाइन किया। तो अब इस दफा फिर अभी बहुत कहने के बाद सिंध गवर्नमेंट ने भाई कई बार कतूत लिखे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा उनको, तो उस पर अभी यकीन दहानी कराएगी कि इस दिसंबर में इंशाअल्लाह ताला ये K4 का जो दीरीना मसला है, जो इतने टाइम से तातुल का शिकार है, ये कंप्लीट होगा। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये 2026 का साल तरक्की, कराची के तरक्कियात के हवाले से गेम चेंजर साबित होगा और कराची के अवाम के लिए सबसे बड़ा जो इशू है पानी का, इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इस मसले को किसी ने हल नहीं किया, मगर इस टेन्योर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको इम्प्लीमेंट कर, इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि यह हल हो जाएगा। लेकिन क्या तहरीरी तौर पर कराची के आवाम को, खास तौर पर बहुत से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सिर्फ पानी के प्रोजेक्ट पर ही बात कर लें जिस पर हम बात कर रहे हैं, तहरीरी तौर पर 6 माह के अंदर आप लिख कर दे सकते हैं कि हाँ भाई ये 6 महीने की डेडलाइन है, इसके अंदर ये पानी नलकों से आना शुरू हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या वक्त लंबा है घबराने का? देखें, ये साल आपको मैं ये वसूख के कह सकता हूँ कि कराची शहर के लिए पानी के अलावा बहुत से मेगा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीशन के मराइल में है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको काम होता हुआ नजर आएगा। एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हो रही है पानी के हवाले से, तो इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें तमाम स्टेक होल्डरों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये सिर्फ मेरा या पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है, ये कराची के अवाम का दीरेना मुतालबा है जो पानी का इशू चल रहा है। हालांकि ये अवाम के सामने हकाइक बताने की जरूरत है कि वफाक की तरफ से फंडेड डिले होने की वजह से ये प्रोजेक्ट तातुल का शिकार हुआ। तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हर प्लेटफॉर्म के अंदर K4 के इशू को उजागर किया, मगर हमारे कुछ दोस्त वफाकी काबीना भी बैठे हैं, हुकूमत की सतह पे शामिल भी हैं, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ पीपल्स पार्टी की बुक्स को छोड़कर कराची शहर को ओन करने की जरूरत। सलमान साहब, बुनियादी चीज वही है, ये डेवलपमेंट बयानात से नहीं होगी, अमली तौर पर होगी। कोई डेडलाइन दे सकते हैं कराची की आवाम? देखें, इस सिलसिले में 23 जनवरी को कराची वाटर कारपोरेशन और सिंध गवर्नमेंट के माबैन आलाई सतही मीटिंग हो रहा है, तो उस पर सारी चीजें मैकेनिज्म तैयार कर कराची के अवाम के सामने रख दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम उस पर काम हो रही है, कारपोरेशन काम कर रही है, तो कोई वजह है तो जिस इतना बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, ऐसे तो नहीं किया ना ऐलान, कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी, कोई इम्प्लीमेंट किया होगा, कोई वर्किंग की है वाटर कारपोरेशन ने और कंसल्टेंट मिलकर इस मसले को सॉर्ट आउट कर रहे, तभी जाकर ये अनाउंसमेंट 23 जनवरी को जो एक आला सतह मीटिंग है कारपोरेशन और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो भी होगी तो आवाम के सामने हम शेयर करेंगे और डेडलाइन भी बता देंगे। लेकिन सलमान साहब, यही वाटर कॉर्पोरेशन खुद मानती है कि ये 42% पानी या तो जाया हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो क्या किसी के खिलाफ कभी कार्रवाई की गई? वाटर कॉर्पोरेशन अगर कहती है कि पानी चोरी हो रहा है, तो वो चोर है कौन? कभी पकड़ा गया किसी को? देखिए, वही तो हम कह रहे हैं ना कि पानी जाया होने की वजह से तो हमने काफी इम्प्लीमेंट की है ना चीजों को। जिस तरह हमने दाबीजी पंपिंग स्टेशन से पानी की लाइन चेंज की, जो 60 साल बाद इस पानी की लाइन को चेंज किया जाए। जो पुरानी लाइन थी हमेशा डैमेज होती थी, चोरी होती थी, लोग कनेक्शन लगाते थे और उसको कट कर अपने उसमें ले जाते, तो शॉर्टेज होती थी। तो उस शॉर्टेज को कम करने के लिए नई पाइप लाइन हमने कंप्लीशन की तरफ मराइल में रहे, आखिरी मराइल में रहे, वो फुटेज भी मैं आपको भिजवा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि लास्ट पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। तो उसको भी इस महीने या नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा, ताकि जो शॉर्टेज होती थी उसको। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक ऐसी खबर के हवाले से कि ये खतरे की घंटी है जो बार बार बज रही है।
ये एक याद दहानी है कि दहशतगर्दी की बला अभी मरी नहीं, सिर्फ शक्ल बदल रही है। आज जब हम लाहौर की सड़कों पर मामूल की जिंदगी देखते हैं तो पसे पर्दा एक खामोश जंग लड़ी जा रही है। वो जंग जिसमें हमारे मुहाफिज, हमारी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं ताकि ये शहर, ये बाजार, ये मस्जिदें और ये स्कूल महफूज रहें। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर सीटीडी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक माह के दौरान 425 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस के नतीजे में 49 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। ये कार्रवाइयां लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, टोबा टेक सिंह, हाफजाबाद, चकवाल, गुजरावाला, डीजी खान, फैसलाबाद, साहिवाल, चिन्योट, पाकपतन, खुशाब, नारोवाल, सियालकोट, अटक और बिहाड़ी तक फैली हुई है। यानी ये नेटवर्क महदूद नहीं, ये पूरे पंजाब को लपेट में लेने की कोशिश कर रहा है। लाहौर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स का गिरफ्तार होना खतरे की शिद्दत को और ज्यादा कर देता है। मुश्तबा नामी इस दहशतगर्द के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और हसास इमारतों के नक्शे बरामद हुए। ये नक्शे किसी नजरियाती बहस के लिए नहीं थे, ये नक्शे खून बहाने के लिए थे। दहशतगर्दों के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, 2 IED बम, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज वायर, पंफलेट्स, नकदी और कम्युनिकेशन आलात बरामद होना इस बात का सबूत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वक्त से पहले एक बड़ा सानिया रोका है। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट 2025 से एक तल्ख हकीकत सामने रखती है कि 2025 में दहशतगर्द हमलों में 34% इजाफा हुआ। पूरे मुल्क में 699 दहशतगर्द हमलों में 1034 अफराद जान से गए। यह अमन की वो कीमत है जो हम अदा कर रहे हैं, और ये सब कुछ इसके बावजूद हो रहा है कि अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, सीटीडी और इंटेलिजेंस इदारे मुसलसल कुर्बानियां दे रहे हैं। नाज़रीन, सीटीडी के एक्शन पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शहराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज निसार, ये बताइएगा, रॉ के एजेंट का लाहौर से गिरफ्तार होना ये बड़ी कार्रवाई है यकीनी तौर पर। यह गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई, इस तमाम तर ऑपरेशन के हवाले से आगाह कीजिएगा। लाहौर समेत 19 शहरों में जो ऑपरेशन किया गया है सीटीडी की तरफ से, 49 दहशतगर्द जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ख़ास कर जो लाहौर से मुश्तबा नामी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है, उससे न सिर्फ पंजाब भर के मुकामात के नक्शे बरामद हुए हैं, बल्कि बारूदी मवाद भी उसी से बरामद हुआ है। और जो रावलपिंडी से पकड़ा गया दानिश खान, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ जो है बाकी दहशतगर्दों के साथ भी राब्ते में थे। और इस बात की तस्दीक जो है वो एडिशनल IG CTD वसीम सियाल ने की है कि ये बड़े पैमाने पर पंजाब के 19 शहरों में दहशतगर्दी की वारदात करने की प्लानिंग मुकम्मल कर चुके थे। लाहौर और रावलपिंडी से जो 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ से बताया जा रहा है, यही प्लान कर रहे थे कि बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी कैसे की जाएगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो है वो ये तस्दीक की गई है CTD अफसरान की तरफ से कि दुबई के ज़रिए जो है वो फंडिंग की जा रही थी और भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ दुबई में बैठकर इन दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा था, जिसके शवाहिद भी मिल चुके हैं। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, जिस तरह उन्होंने चंद रोज़ कबल बात करते हुए इस बात की तस्दीक की थी कि भारतीय दहशतगर्द एजेंसी पंजाब में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रही है और नए साल पर 2026 में भी ये वारदात करने की प्लानिंग की जा रही थी। और इस बात की तस्दीक एडिशनल IG CTD वसीम सियाल ने की कि 3 हफ्ते कबल भी 11 दहशतगर्द पकड़े गए थे, जिनमें से 7 का ताल्लुक जो है वो भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ से था। अब जो 51 मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है, तो इब्तदाई तफ्तीश में जो बात सामने आई है वो बड़ी अहम है और वो नाजरीन के लिए समझने वाली बात है कि जो इब्तदाई मालूमात में बताया गया है कि भारत से जो ID ऑपरेट की जा रही हैं, जो रॉ ऑपरेट कर रहा है, वो सोशल मीडिया पर भी फ़िरका वारियत जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम नेम्स के साथ ID बनाई जाती है और सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट की जाती है कि बाज़ अफराद जो है मुश्तिल हो जाती हैं और फिर ऐसे ऐसे जवाबात दी जाती हैं, जिसके बाद FIA मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन भी दी जाती है। तो 700 से ज़ायद जो मुकदमात हैं वो भी दर्ज किए गए हैं FIA की तरफ से और उसकी भी तफ्तीश की जा रही है और वो केस भी अदालत में है। ये बात इस्टेब्लिश हुई है कि उसमें जो ज़्यादातर 80% जो IDs बनाई गई हैं वो रॉ की तरफ से हैं और भारत से ऑपरेट की जा रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर जब उनके जवाबात दिए जाते थे तो बाज़ अफराद उन्हीं जवाबात के स्क्रीनशॉट के ज़रिए जो है वो FIA में जाकर मुकदमा दर्ज करवाते थे। तो वकला का जो 7 रुकनी वकला का एक पैनल है वो भी पेश हुआ, उन्होंने इस बात की तस्दीक की और आला अफसरान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो IDs जो हैं वो भारत से ऑपरेट की जा रही हैं। जो 49 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं
लाहौर से जो मुजतबा गिरफ्तार हुआ और रावलपिंडी से खासकर जो दानिश खान हैं, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो राज से बताया गया है। और ऐसे शवाहिद एडिशनल आईजी सीटीडी के पास मौजूद हैं कि उनका ये कहना है कि इनको तफ्तीश के ज़रिए बारीकबीनी से तफ्तीश की जाएगी, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो एक पैगाम वाज़ेह तौर पर दिया गया सीटीडी की तरफ से, एडिशनल आईजी वसीम सियाल की तरफ से, उनका ये कहना है कि दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। तो अपने इर्द गिर्द शहरियों को ज़रूर नज़र रखनी चाहिए ताकि फितना और ख़वारिज के जो दहशतगर्द और ख़ास कर जो रॉ के तरबियत याफ्ता जो मीर जाफ़र और मीर सादक यहाँ पर भी कई मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान से भी ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। और इनमें जो 49 दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनमें से 4 ऐसे दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। तो जो तफ्तीश की गई है उसमें ये भी बताया गया है एडिशनल आईजी की तरफ से कि 2,49,000 अफराद को जो है वो चेक किया गया, जिसके बाद 700 अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया गया और उनमें से जो 49 को गिरफ़्तार किया गया है उनके ना सिर्फ साबका रिकॉर्ड भी मौजूद हैं बल्कि कई बड़ी दहशतगर्दी की वारदातों में वो ख़ुद भी मुलव्वस रहे और सहूलतकारी का भी काम कर चुके हैं। मज़ीद तफ्तीश भी जारी है और एडिशनल आईजी सीटीडी वसीम सियाल का ये कहना है कि पंजाब भर में ऑपरेशन जारी रहेगा। शहरी जो हैं वो फोर्सेस की आँख और कान बने और अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, किसी भी मशकूक के बारे में फ़ौरी इत्तला दी जाए ताकि जो मुल्क दुश्मन अनासर है, ख़ासकर जो रॉ के एजेंट यहाँ पर मौजूद हैं, उनके नापाक अज़ाइम जो हैं उनको मिट्टी में मिलाया जा सके। और इंशाल्लाह कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। जो भी पाकिस्तान के अमन को ख़राब करेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जारी होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शहराज निसार मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।